वेलकम फ्रेंड्स, खनन दुनिया के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं वो है अंडरग्राउंड माइंस में सपोर्ट प्लान कैसे डिजाइन किया जाता है या किस किस टाइप का सपोर्ट अंडरग्राउंड माइंस में लगाया जाता है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं वो ऑलरेडी हमारा डीजीएमएस का जो सर्कुलर है उस पर आधारित है। ये आपका डीजीएमएस का सर्कुलर नंबर है सैपिकुम 3/1993 एंड 6/1993। ये सर्कुलर डीजीएमएस ने जो दिया था वो एक बेसिक सर्कुलर है जो कि अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। इसमें इसका हिस्ट्री ऐसा है, इतिहास ऐसा है कि ये सर्कुलर जो है जब 1989 में ये सर्कुलर जो है एक कमिटी बना था। ये देखिए, इसमें द कमिटी हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स टू 1989। तो उस समय डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी श्री के पॉल थे। उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी ये असेसमेंट करने के लिए कि अंडरग्राउंड माइंस में किस सिस्टम में किस प्रकार से सपोर्ट को डिजाइन किया जाएगा। और उस समय उन्होंने इसे स्टडी किए और स्टडी करने के बाद कमेटी स्टडी किया और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसे हम पॉल कमेटी के नाम से भी जानते हैं। वो 1989 में रिपोर्ट सबमिट किए थे और उनका कुछ रिकमेंडेशंस था। उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस था, तो उस रिकमेंडेशंस में बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो आप लोग सभी से यह आग्रह है कि इस सर्कुलर को आप लोग एक दो बार अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको अंडरग्राउंड माइंस का सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए और इसमें जो है आप भली भांति निपुण हो जाए। तो मेरा कहना है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर बीच में आप वीडियो छोड़ दीजिएगा तो टॉपिक को समझना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। कमिटी का जो रिकमेंडेशंस था वो उसका नाम हेडिंग से गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सपोर्ट प्लान, अंडरग्राउंड सपोर्ट प्लान। इसमें देखिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था जियो मैकेनिक क्लासिफिकेशंस के ऊपर दिया था। जियो मैकेनिक क्लासिफिकेशन क्या है? ये CMRS ISM मिलकर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो डेवलप किए थे उसको फॉलो करने के लिए ये कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिया था। फिर उन्होंने सपोर्ट सिस्टम जो है सपोर्ट सिस्टम पर रिकमेंडेशंस दिया था कि किस माइंस में किस तरह का सपोर्ट सिस्टम्स होगा। उसके बाद जो है इसी रिकमेंडेशंस में उन्होंने कुछ टेबल्स वगैरह दिया है जिसमें रूफ का क्लासिफिकेशन है। मैं डिटेल्स में आ रहा हूं। उसके बाद है आपका ये ट्रेनिंग नीड्स क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन के स्ट्रेटेजी क्या होगी, और कुछ अपेंडिक्स है जो कि CMRS ISM क्लासिफिकेशन के बेस्ड करके दिया गया है। कुछ पैरामीटर्स निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि हमारे माइंस में प्रेजेंटली सपोर्ट सिस्टम्स जो है किस तरह से अभी अप्लाइड होता है। तो देखिए, अभी जो उन्हीं के रिकमेंडेशंस में है कि हमारे माइंस में जो है अभी
द रिकमेंडेशंस फॉर, यहाँ देखिए, द रिकमेंडेशन फॉर सपोर्ट सिस्टम बोथ फॉर बोल्टिंग एंड अल्टरनेटिव सपोर्ट सिस्टम इन डिफरेंट जियो माइंडिंग सिचुएशंस आर गिवन इन टेबल 1। यानी उस समय, जिस समय रिकमेंडेड हुआ था, उस समय उन्होंने बोला था कि बोल्टिंग सिस्टम, रूफ बोल्ट सिस्टम को रिकमेंड किए थे। तो रूफ बोल्ट सिस्टम्स एज वेल एज जो हमारा अल्टरनेटिव सपोर्ट सिस्टम है, दोनों को पैरेलल लेके चलना था, पैरेलल लेके चलना था। क्योंकि 1989 में रूफ बोल्टिंग सिस्टम एक न्यू कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो उस समय जैसे, अच्छा, रूफ बोल्ट का जो है, मैं आपको बता देता हूँ रूफ बोल्ट का, हमारे माइंस में रूफ बोल्ट किस तरह का यूज होता है। आपको फोटोज में आएगा, ये देखिए, ये जो है रूफ बोल्ट, ये गैलरी है, और गैलरी में हम लोग ने यहाँ पर 4 रूफ बोल्ट लगा हुआ है। तो ये रूफ बोल्टिंग का सपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद और भी है पिट प्रॉप्स। पिट प्रॉप्स देखिए, ये पिट प्रॉप्स इस टाइप का, इसको फ्रिक्शन प्रॉप भी बोलते हैं। तो ये पिट प्रॉप्स भी लगा हुआ है, लगता है एज एंड वेज रिक्वायर्ड। सबका अलग अलग एप्लीकेबिलिटी है, कौन सा सपोर्ट किस जगह लगेगा, ये अलग अलग एप्लीकेबिलिटी है। ये भी वही पिट प्रॉप ही है। इसके अलावा आपका ये लाइट ड्यूटी हाइड्रोलिक सपोर्ट है। ये हाइड्रोलिक सपोर्ट्स भी माइंस में बहुत जगह यूज किया जाता है। उसके बाद आपका वुडन स्लीपर्स, इस तरह का वुडन स्लीपर्स, कॉग भी इसको हम लोग बोलते हैं, कॉग बोलते हैं, कॉग भी लगता है माइंस में। स्टील स्क्वायर चॉक्स, ये सारे कन्वेंशनल सपोर्ट्स। रूफ बोल्ट कन्वेंशनल नहीं, बाकी जो है रूफ बोल्ट को छोड़कर बाकी सब है जो कन्वेंशनल सपोर्ट सिस्टम है। ये देखिए, आपका डब्ल्यू स्ट्रेप लगाया जाता है, ये रूफ बोल्ट के साथ लगता है। तो ये सारा हमारा सपोर्ट मटेरियल्स है जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में लगता है। यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, स्पेन ऑफ गैलरी प्लेज एन important part in the stability of the roof. In case of the bad roof, it is recommended that apart from supporting the roof, the span should be minimized and formation of 4-way junctions avoided where feasible. पूरा गैलरी का स्पेन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। मान लीजिए कि अगर गैलरी का स्पेन बहुत ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में हम 4-वे जंक्शंस अवॉइड करते हैं। स्टेगर्ड जंक्शंस माने जंक्शन आमने सामने नहीं होगा, स्टेगर्ड होगा, तो वही 4-वे जंक्शन शुड बी अवॉइडेड। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में रूफ का क्लासिफिकेशन है। पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग सपोर्ट सिस्टम डिजाइन में जो चीज मुख्यतः जानेंगे वो है कि हम लोग RMR कैसे निकालते हैं, क्योंकि RMR को बेस्ड करके ही रूफ बोल्टिंग सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को RMR की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब RMR हमको माइंस में कैसे निकल, RMR होता है रॉक मास रेटिंग। तो रॉक मास रेटिंग जो है निकालने के लिए जो हमारा यहाँ पर मेथड सजेस्ट किया हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है। अल्टीमेटली इस RMR से ही हमको पता चलता है कि हमारे जो रूफ है, छत जो है वो किस टाइप का, अंडरग्राउंड माइंस का छत है वो किस टाइप का है, उसका कैटेगरी क्या है। कैटेगरी यानी अगर वेरी गुड, वेरी पुअर रूफ है क्लास 5 बोलते हैं, पुअर रूफ को क्लास 4 बोलते हैं, फेयर रूफ क्लास 3 है, गुड रूफ क्लास 2 है, वेरी गुड रूफ क्लास 1 है। अब यहाँ देखिए, उस समय 2 सिस्टम सजेस्ट किया गया था, एक बोल्टिंग सिस्टम और एक जो था हमारा कन्वेंशनल सपोर्ट सिस्टम। तो बोल्टिंग सिस्टम अपनाने में हमारा बोल्टिंग सिस्टम को किस कंडीशन में, पुअर रूफ कंडीशन में क्या होगा, फेयर रूफ में क्या हुआ, गुड रूफ में क्या हुआ, वेरी गुड रूफ में क्या होगा, ये सारा दिया हुआ था। फिर कन्वेंशनल सपोर्ट सिस्टम में भी था
कि किस किस टाइप का सपोर्ट सिस्टम होगा, जैसे क्रॉस बार ऑन स्टील, चॉक्स ऑन हाइड्रोलिक प्रॉप्स, लाइट ड्यूटी हाइड्रोलिक प्रॉप्स, स्टील प्रॉप्स, ट्रायंगुलर चॉक्स, सफारी सपोर्ट्स, स्टील प्रॉप्स। तो ये सारा हमारा कन्वेंशनल सपोर्ट सिस्टम में था, ठीक है ना। और आपका बोल्टिंग सिस्टम में जो सजेशंस था, फुल कॉलम ग्राउटेड बोल्ट्स विथ क्विक सेटिंग ग्राउट, फिर वही पॉइंट एंकर्ड और ग्राउटेड विथ क्विक सेटिंग रेजिन बोल्ट्स, उसके बाद रिकवरेबल रूफ बोल्ट्स, ये सारा सपोर्ट सिस्टम हमारा था। उसके बाद सेकेंड एक टेबल है, उसमें उस रेकमेंड किया गया था कि रेकमेंडेड सपोर्ट सिस्टम फॉर अदर डेवलपमेंट वर्किंग। ये तो था आपका कि अप टू 10 मीटर ऑफ फेस, जिसको हम लोग फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ बोलते हैं। फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ से यानी हमारा लास्ट जो फेस है, लास्ट फेस से 10 मीटर तक हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, टेबल 1 ये सजेस्ट करता है। और टेबल 2 है जो, इसके अलावा अदर जगह पर जो जंक्शंस फॉर्म हुआ, उस सारी जगह पर सपोर्ट सिस्टम क्या होगा। तो वहां पर सपोर्ट सिस्टम सेम रिकमेंडेड है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ यहाँ रिकमेंड किया हुआ है, इसे आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एक नोट बोर्ड यहाँ दिया हुआ है, नोटिस बोर्ड। ये ग्राउटेड बोल्ट ऑल्सो इम्प्लाइज द यूज ऑफ सीमेंट कैप्सूल, माने सीमेंट कैप्सूल का मतलब है कि ग्राउटेड बोल्ट के साथ उसको ग्राउटिंग करना है। क्विक सेटिंग इम्प्लाइज द डेवलपमेंट ऑफ एंकरेज कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 10 किलो न्यूटन इन 30 मिनट्स एंड अबाउट 50 किलो न्यूटन इन 2 आवर्स। 50 किलो न्यूटन दैट इज 5 टन, 5 टन इन 2 आवर्स, और 10 मिनट्स में हमारा 30 मिनट्स एंकरेज कैपेसिटी डेवलप करना चाहिए। रूफ बोल्टिंग जब कर लेते हैं तो वो जब जैसे जैसे समय बीतता है, रूफ बोल्टिंग जो है एंकरेज स्ट्रेंथ एक्वायर करता है। तो वो एंकरेज स्ट्रेंथ को जब हम टेस्टिंग करते हैं, एंकरेज टेस्टिंग मशीन होता है, एंकरेज टेस्टिंग मशीन करने के बाद हम लोग को कम से कम 10 मिनट में जनरली अभी हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं, अब हम लोग आधा घंटा 30 मिनट्स बाद टेस्ट करते हैं, और वो एटलीस्ट 5 टन होना चाहिए। Vertical support should be set with minimum 5 ton setting load to prevent dislodgement due to blasting. Conventional supports जो भी हम लोग सेट करेंगे उसमें कम से कम उसको सेटिंग लोड जो होगा 5 टन से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ब्लास्टिंग पीरियड में वो डिसलॉज हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। वेरी पुअर एंड पुअर रूफ शुड बी सपोर्टेड एज सुन एज इट हैज बीन एक्सपोज्ड। ये सारे नोट्स है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टिंग सिस्टम है, बोल्टिंग सिस्टम कैसे कैसे होता है, इसमें जनरली जान लीजिए कि हम लोग 22 mm का रिब्ड बार स्टील टॉर रॉड यूज करते हैं, और वो टॉर रॉड भी वो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ बनता है। कोई भी टॉर रॉड हम लोग लेकर यूज नहीं कर सकते हैं, उसका स्पेसिफिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड्स के अनुसार उस टॉर रॉड का सिलेक्शन होता है। और टॉर रॉड जनरली 22 mm का होता है, और उसमें जो थ्रेड पोर्शन होता है वो थ्रेड 19 mm का थ्रेड किया जाता है, और वो लगभग 6 इंची का होता है थ्रेड, 150 नहीं सॉरी 6 इंच होता है। उसमें 19 mm का हेक्सागोनल बोल्ट लगता है, और वो 25 मिलीमीटर यानी 1 इंच का हाइट का होता है। तो ये सारा इसका ये है स्पेसिफिकेशंस है रूफ बोल्ट रॉड का। और यहाँ एक दिया हुआ है, देखिए पुअर रूफ द बोल्टिंग डेंसिटी फॉर द 3 टाइप्स ऑफ रूफ। एक सजेशन है, जस्ट सजेस्ट किया गया है कि आपका बोल्टिंग डेंसिटी क्या होगा। जैसे यहाँ सजेशन है पुअर रूफ में 1.2 से 1.5 वोल्ट, फेयर रूफ में 1 वोल्ट पर स्क्वायर मीटर, और गुड रूफ में 0.7 वोल्ट पर सेकंड। देखिए आप इस सर्कुलर को थॉरो पर पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जितना बार में समझ में आए उतना पढ़िए, और उसके बाद आप जो है अपना माइंड्स का सपोर्ट सिस्टम डिजाइन करने में सक्षम हो जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा इसमें देखिए ट्रेनिंग नीड्स दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी दिया हुआ है, यानी वो जिस समय ये आया था उस समय ये न्यू कंसेप्ट था, इसलिए इसमें ट्रेनिंग देने की उस समय रिकमेंडेशंस था। उसके बाद उसी रिकमेंडेशंस में एक है मेजरमेंट ऑफ स्ट्राटा बिहेवियर, स्टेबिलिटी ऑफ द रोडवे शुड बी मॉनिटर्ड यूजिंग सैग इंडिकेटर, सैग बोल्ट सेल्स, कन्वर्जन रिकॉर्डर etc। देखिए कन्वेंशनल सपोर्ट्स का एक प्लस पॉइंट है
कि रूफ अगर सैगिंग हो रहा है, रूफ मतलब नीचे आ रहा, तो वो सपोर्ट में रिफ्लेक्ट करता था, दिखता था। लेकिन इसमें है कि ये चूंकि रूफ बोल्ट हम छत में लगा रहे हैं, छत में लगा रहे हैं, तो ये वो सिस्टम को माने सैगिंग हो रहा उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसको इंडिकेट नहीं करता। तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा जो है इंडिकेटर्स लगाना पड़ता है। वो इंडिकेटर्स तो क्या है, ये देखिए ये सब है आपका, जैसे ये सारा देखिए, एक देखिए यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि क्या क्या हम लोग लगाते हैं इसमें देखिए, जैसे ये सबसे लंबा वाला देखिए, टीटी लिख रहा है ना, टेल टेल, दिस इज टेल टेल। ये टेल टेल एक इंस्ट्रूमेंट है। टेल टेल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि अगर टेल टेल इंस्ट्रूमेंट ये छत में होल करके इसको एंकरिंग किया जाता है, और इसमें कुछ कलर्ड इंडिकेटर रहते हैं। जैसे जैसे छत नीचे आएगा ये उसको इंडिकेट करता है कि छत आज कितना मिलीमीटर नीचे है, या विद इन ए वीक कितना मिलीमीटर, या विद इन 15 डेज, या विद इन मंथ वो कितना नीचे, जितना नीचे आएगा उसका कलर पोर्शन ढकते जाता है। तो ये है। उसी तरह आपका है बोरहोल एक्सटेंसोमीटर है, BHE बोरहोल एक्सटेंसोमीटर भी लगाया जाता है। फिर आपका और भी देखिए, ये यहाँ देखिए, ये जो है LC एंकरेज लोड सेल, ये लोड सेल लगाया जाता है। लोड सेल से भी पता चलता है कि आपका जो है छत जो है कितना नीचे आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए ये है आपका P जो है, P है HP तो प्रोप सपोर्ट, C कन्वर्जेंस इंडिकेटर। ये कन्वर्जेंस इंडिकेटर ये भी दिखाता है कि फ्लोर और रूफ के बीच में पहले जो डिस्टेंस था वो अब कितना है, सेम है ना कम गया। अगर कम गया तो वो कन्वर्ज हो रहा है ना, मतलब कम रहा है। तो इसी तरह से ये इंस्ट्रूमेंशन से यहाँ देखिए कोल सिम में एस स्ट्रेस कैप्सूल लगाया जाता है। स्ट्रेस कैप्सूल है कि आपका एस पर कोल का जो पिलर पोर्शन है उसमें क्या स्ट्रेस डेवलप, कितना स्ट्रेस डेवलप, वर्टिकल स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, लेटरल स्ट्रेस कितना डेवलप, ये सारे मेजरमेंट्स के लिए सब लगाया जाता है। तो ये सारा सिचुएशन से यहाँ दिखाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपेंडिक्स, अब आप जाते हैं हम लोग अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स अब ये क्या चीज से संबंधित अपेंडिक्स है, ये है आपको 5 पैरामीटर्स दिया गया है। 5 पैरामीटर्स क्या, आपको RMR निकालने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग ये 5 पैरामीटर्स के बारे में निकालते हैं, और उसका रेटिंग, उसका हम लोग को रेटिंग निकालना पड़ता है 5 पैरामीटर्स का। 5 पैरामीटर्स क्या क्या है देखिए, लेयर थिकनेस है, स्ट्रक्चरल फीचर्स है, वेदर एबिलिटी है, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक है, और ग्राउंड वाटर सीपेज है। तो इसमें देखिए लेयर थिकनेस ऊपर में देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ लेस देन 2.5 ऐसे करके है। फिर रेटिंग है, फिर स्ट्रक्चरल फीचर का भी इंडेक्स दिया है, नीचे रेटिंग है, वेदर एबिलिटी का भी यहाँ परसेंटेज दिया हुआ रेटिंग है। ये बता देता हूँ मैं एक एक करके क्या है। देखिए लेयर थिकनेस हम लोग जनरली क्या करते हैं कि छत में छत माने गैलरी का जो छत है उसमें 2 मीटर का लेयर को स्टडी करते हैं कि उस 2 मीटर में कितना लेयर्स है। तो जितना इंडिविजुअल लेयर्स है, मान लीजिए 2 लेयर है या 3 लेयर है, सारे लेयर्स का जो हम लोग लेयर थिकनेस निकालकर अलग अलग RMR निकालेंगे। हर एक लेयर का अलग अलग RMR निकलता है। मान लीजिए लेयर एक ही लेयर सपोज, तो उस लेयर का अगर वो लेयर लेस देन 2.5 मीटर है उसका रेटिंग होगा 0.5। वो लेयर अगर 2.5 से लेकर 7.5 के बीच में है तो उसका रेटिंग प्रोपोर्शनेट रेटिंग 6 से 12, 6 से 12 के बीच में होगा। अगर वो 7.5 से 20 के बीच में है तो उसका प्रोपोर्शनेट रेटिंग 13 से 20 के बीच में होगा। अगर वो लेयर 20 से 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर के बीच में है तो आपको 21 से 26 के बीच में रेटिंग, और ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर माने हाफ मीटर से ज्यादा है तो 27 से 30 के बीच में रेटिंग। इसी तरह स्ट्रक्चरल फीचर्स निकालेंगे हम, बाद में डिटेल्स में देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फीचर्स कैसे निकाला जाता है। लेकिन स्ट्रक्चरल फीचर्स का भी रेटिंग है। अगर उसका इंडेक्स ग्रेटर देन 40 है तो रेटिंग 0 to 4 के बीच में आएगा। 11 से 14 है तो 5 to 10, 7 to 11 है तो 11 to 16, 4 to 7 है तो 70 to 21, 0 to 4 है तो 22। ये देखिए इनवर्स ऑर्डर में बढ़ रहा है। वेदर एबिलिटी जो है, वेदर एबिलिटी मतलब रॉक का वेदर एबिलिटी हम लोग टेस्ट करते हैं। उसको पानी में डालकर उसको रोटेट किया जाता है और देखा जाता है कि उसका
वॉल्यूम जो है कितना रिड्यूस हुआ। सपोज वो रिड्यूस होने के बाद जो बचता है, जो रिड्यूस हुआ जो रॉक सैंपल जो बचता है, वो अगर मान लीजिए कि 60% बचा है तो रेटिंग 0 to 3 के बीच में आएगा। अगर वो 60 to 85% के बीच में बचता है तो रेटिंग 4 to 8% के बीच में आएगा। अगर मान लीजिए वो 85 to 97% के बीच में बचता है तो 9 to 13 एंड सो। उसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ रॉक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जाता है और वो कितना है रॉक का स्ट्रेंथ केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में निकाला जाता है। अगर मान लीजिए कि वो लेस देन 100 है तो उसका रेटिंग 0 से 2 के बीच में होगा। 100 से 300 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बीच है तो 3.6, इस तरह एंड सो ऑन है। ग्राउंड वाटर सीपेज हम छत में कुछ होल्स कर देते हैं और उस होल से देखते हैं कि पानी कितना टपक रहा। जनरली हाफ एन आवर का रीडिंग हम लोग लेते हैं और उस हाफ आवर में अगर मान लीजिए कि 2000 मिलीलीटर माने 2 लीटर, अगर 2 लीटर पानी आता है तो उसका रेटिंग 0 to 1 होगा। अगर 200 ml से लेके 2000 ml तक, 200 ml से लेके माने 2 लीटर तक आता है तो उसका रेटिंग 2 से 4 के बीच में होगा। और अगर 20 ml से 200 ml आता है 5 से, देखिए यहाँ सीधा देख रहे हैं कि पानी अगर कम आएगा रेटिंग बढ़ते जाता है, अगर ड्राई आता है तो रेटिंग 10 हो जाता है। तो ये हमारा पैरामीटर्स है और उसका रेंजेस दिया हुआ है। अब आइए एक एक को हम डिटेल्स में देख लेते हैं जल्दी। द 5 पैरामीटर वैल्यू, यहाँ देखिए द 5 पैरामीटर वैल्यू for the classification should be determined individually for all rock types in the roof up to a height of at least 2 मीटर। यहाँ यही बोला है कि कम से कम 2 मीटर हाइट के अंदर में जितना भी लेयर्स है वो सारे लेयर्स का इंडिविजुअल, या लेयर्स यानी रॉक टाइप, सारे जो रॉक टाइप्स है सारे रॉक टाइप्स का हम लोग यहाँ 5 पैरामीटर्स निकालेंगे। देखिए आरएमआर निकालने के लिए जनरली एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि माइन को सेम जियोलॉजिकल एरिया में डिवाइड किया जाता है। तो मान लीजिए कि एक माइंस बहुत बड़ा लीज होल्ड एरिया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे माइंस का आरएमआर एक ही होगा। उसको हम लोग डिफरेंट पैनल में जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरह सेम जियोलॉजिकल एरिया में डिवाइड करते हैं। ये मान के चलेंगे कि हम लोग एक जो जियोलॉजिकल एरिया है, एक एरिया का जियोलॉजी या फॉर्मेशन एक जैसा है, उसका आरएमआर एक जैसा होगा। फिर दूसरे जगह का जो होगा उसका आरएमआर दूसरे टाइप का होगा। तीसरे जगह मान लीजिए तीसरे एरिया में ज्यादा फॉल्ट है, ज्यादा स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस है, लेयर थिकनेस कुछ अलग है तो वहां का आरएमआर ज्यादा ऑब्वियसली जो है चेंजेस हो जाएगा। तो ये सारा सिचुएशन है। तो अब स्ट्रक्चरल फीचर्स में देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कि स्पेसिंग बिटवीन द बेडिंग प्लेन और प्लेन्स और डिस्कंटिन्यूटी शुड बी मेजर्ड यूजिंग बोरहोल स्ट्रैटा। बोरहोल स्ट्रैटास्कोप एक मेजर करने का डिवाइस है, तो इससे भी होल करके हम देख सकते हैं कि उस होल के अंदर लेयर का क्या थिकनेस है, क्या स्ट्रक्चर है। या जनरली हम लोग माइंस में सभी जगह जो है ड्रिफ्ट होता है, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट होता है। अगर माइंस में सैफ्ट है तो सैफ्ट का सेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि वहां पर क्या लेयर का थिकनेस है। स्ट्रक्चरल फीचर्स में आते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स में हम लोग जनरली जो स्टडी करते हैं फॉल्ट का स्टडी करते हैं, ज्वाइंट्स एंड क्लीट्स का स्टडी करते हैं, ये और आपका स्लिप्स, फॉल्ट स्लिप्स और ज्वाइंट्स एंड क्लीट्स। फॉल्ट्स क्या है तो आइए हम आपको बताते हैं फॉल्ट्स क्या है। देखिए ये फॉल्ट है जनरली आपको देखिए फॉल्ट, ये नॉर्मल फॉल्ट है। यहां देखिए ये सीम जो है डिस्प्लेस हो गया, डाउनवर्ड फॉल्ट है, ये डाउन थ्रो इसको भी बोलते हैं। रिवर्स फॉल्ट ये अपवर्ड डिस्प्लेस हो गया है। और ये स्ट्राइक फॉल्ट है, ये देखिए ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब लेटरली या बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली ये डिस्प्लेस हो गया है। तो ये 3 तरह का फॉल्ट है। और भी है, फिलहाल अभी मैं इसे ही लेकर आगे बढ़ता हूं। तो मान लीजिए ये फॉल्ट हुआ, फॉल्ट में तो आप लोग ने जैसा देखा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, और एक सीम जो है नीचे चला गया। अगर वो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर ग्रेटर देन 10 मीटर होता है, ग्रेटर देन 10 मीटर है तो उसका आपका रेटिंग 15 है।
फिर डिस्प्लेसमेंट अगर 2 से 10 मीटर है उसका रेटिंग 8 है। डिस्प्लेसमेंट अगर ग्रेटर देन 2 मीटर है तो उसका रेटिंग 5 है ना। उसके बाद देखिए प्रेजेंस ऑफ माइनर फॉल्ट्स एंड स्लिप्स, फॉल्ट एंड स्लिप्स। इसमें स्लिप्स में देखिए स्लिप जो हॉरिजेंटली जो स्लिप हुआ तो वो आपका वहां स्पेसिंग क्रिएट हुआ, तो वही स्पेसिंग अगर 5 मीटर है और ओरिएंटेशन फेवरेबल, ओरिएंटेशन फेवरेबल का मतलब आपका गैलरी जो है, जिस गैलरी में आप माइन वर्किंग कर रहे हैं वहां मान लीजिए वो स्लिप का ओरिएंटेशन है ऐसा है कि आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा नहीं, ओरिएंटेशन अनफेवरेबल, हाँ ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा तो वो 10 हो गया। और अगर वो अनफेवरेबल नहीं है यानी फेवरेबल है तो 5 ले सकते हैं। फिर स्पेसिंग ग्रेटर देन अगर 5 मीटर है, अगर 5 मीटर से ज्यादा है और वहां भी ओरिएंटेशन आपका अनफेवरेबल है 7 रेटिंग लेना है, और अगर ओरिएंटेशन अनफेवरेबल नहीं है तो 3 लेना है। उसी तरह आइए जॉइंट्स एंड क्लीट्स। जॉइंट्स एंड क्लीट्स मैं आपको बता दूं कि ये जॉइंट्स एंड क्लीट्स एक्चुअली है क्या, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए एक ब्लॉक लिया गया है, यहां ब्लॉक में आप ध्यान से देखिए ये सारा एक ज्वाइंट है, ये एक ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट है, और ये हर एक ज्वाइंट के बीच में S1 S2 S3 जो लिखा हुआ है ये सारा एक दूसरे के, एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट के बीच का स्पेसिंग, इसको बोलते हैं स्पेसिंग। तो ये सारा ज्वाइंट जो देखिए ज्वाइंट का ओरिएंटेशन जो है एक ही डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन ज्वाइंट सेट। अब ये बगल वाला फिगर में आइए, इसमें देखिए इसमें वो पहले वाला था वो तो है ही, इसके वाला ये देखिए ये एक लाइन जो है ज्वाइंट सेट का जा रहा है, इधर देखिए मेरा एरो के ऊपर ध्यान दीजिए, ये सब एक ज्वाइंट सेट यहाँ जा रहा है। तो और इसके अलावा एक ज्वाइंट सेट ऐसा है जो हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, यानी इसमें टोटल 3 तरह का ज्वाइंट हो रहा है, एक वर्टिकली और एक ऑब्लिक है और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये 3 ज्वाइंट सेट हो गया। तो ज्वाइंट सेट का कॉन्सेप्ट यही है। तो इसमें है कि अगर मान लीजिए कि ज्वाइंट सेट का मिनिमम स्पेसिंग अगर 30 सेंटीमीटर है, अगर सिंगल सेट है और ओरिएंटेशन अनफेवरेबल है 6, ओरिएंटेशन नॉट अनफेवरेबल है 4, इसी तरह अगर 2 सेट है तो 7 6, मोर देन 2 सेट है तो 8 8, ऐसे करके। तो ये सारा टेबल से आपको अपने माइंड्स के अंदर देखना है जब आप ये कीजिएगा आरएमएल निकालने के लिए स्टडी कीजिएगा। तो ये सारा स्टडी आपका स्ट्रक्चरल फीचर से संबंधित, जो स्ट्रक्चरल फीचर्स माने छत की बनावट कैसी है, उसमें फॉल्ट्स क्या है, स्लिप्स क्या है, जॉइंट्स एंड क्लीट्स वगैरह ये सब क्या है, ये सब देखना है। उसके अलावा आपका सेडिमेंट्री फीचर्स देखना है। सेडिमेंट्री फीचर्स में है कि अगर आपका लेटरल थिकनेस है, सैंडस्टोन चैनल्स है, ये देखिए कैटल बॉटम्स, प्लांट डिप्रेशन, बॉल कॉल, ये सारा अगर अवेलेबल है तो इसका भी रेटिंग दिया हुआ है। ये सारे को लेकर ऐड किया जाता है। देखिए इंडेक्स फॉर स्ट्रक्चरल फीचर इक्वल टू सम ऑफ इंडिसेज फॉर इंडिविजुअल फीचर्स, है ना, सम ऑफ इंडिविजुअल फीचर्स। तो सारे को जोड़ने के बाद आपका इंडेक्स निकलेगा स्ट्रक्चर फीचर का, जो कि वो हम लोगों ने ऊपर का जो टेबल देखा था, ये जो टेबल था स्ट्रक्चरल फीचर का जो इंडेक्स, देखिए इंडेक्स जितना ज्यादा होता था उतना ही उसका रेटिंग कम होता था, और इंडेक्स जितना कम होगा उतना ही रेटिंग हमारा हाई होगा। इसका उल्टा है, उल्टा सिस्टम है, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो है वेदर एबिलिटी। तो वेदर एबिलिटी में हम क्या करते हैं कि 4 रॉक सैंपल का कुछ टुकड़ा लेते हैं और उसको जो है जिसका टोटल वेट 450 से 500 ग्राम होगा, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक पानी भरा हुआ ड्रम में डुबाकर उसको रोटेट करते हैं। रोटेट कितना आरपीएम में करेंगे, 20 आरपीएम से कम 10 मिनट तक रोटेट करेंगे, यानी 200 बार हो गया। 1 मिनट में 20 आरपीएम तो 10 मिनट में 200 आरपीएम, 200 आरपीएम तक रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के बाद उसको हम लोग वजन करते हैं। वजन करने के बाद जो देखते हैं कि उसका वजन कितना कमा, और वही कमने में जो परसेंटेज जो हम निकाल रहे थे कि अगर मान लीजिए वो घट कर 60% बच गया तो उसका रेटिंग 0 to 3 के बीच में हो गया। अगर वो ग्रेटर देन 99% है तो उसका हाईएस्ट रेटिंग मिल गया।
यही पैरामीटर्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। तो स्ट्रेंथ ऑफ रॉक में देखिए इसमें पॉइंट लोड टेस्ट किया जाता है। ये पॉइंट लोड टेस्ट में क्या करना पड़ता है कि पॉइंट लोड टेस्ट इज द स्टैंडर्ड इंडेक्स टेस्ट फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक इन द फील्ड। इरेगुलर सैंपल्स हैविंग रेशियो ऑफ 2:1 2:1 रेशियो का सैंपल्स बनाया जाता है और उसको जो है वो पॉइंट लोड टेस्ट मशीन के बीच में रखा जाता है। द सैंपल केप्ट बिटवीन द पॉइंटेड प्लेटेंस एंड लोड इज अप्लाइड जेंटली बट स्ट्रिक्टली। जेंटली बट स्ट्रिक्टली, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। द लोड एट फेल्यूर इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटेन गिव्स द पॉइंट लोड इंडेक्स आई। अब इस पॉइंट लोड इंडेक्स जो आई आया, जिस लोड पर वो फेल हो गया, उसको हम लोग 14 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकलता है हमारा कि रॉक स्ट्रेंथ। उसके बाद हम लोग निकालते हैं ग्राउंड वाटर सीपेज। ग्राउंड वाटर सीपेज क्या है, जैसे मैंने बताया कि एक 2 मीटर वर्टिकल होल करते हैं और उसमें से उसके नीचे वाटर कितना कलेक्ट हो रहा है उसको हम लोग हाफ एन आवर तक उसको देखते हैं और फिर वो उसका रेटिंग निकाल देते हैं। द रेटिंग ऑफ 5 पैरामीटर्स आर गिवन इन टेबल 10। रॉक मास रेटिंग इज द सम ऑफ द 5 पैरामीटर। तो रॉक मास रेटिंग क्या है, सम ऑफ 5 पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो ही हुआ आरएमआर। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉम्बाइंड आरएमआर जब निकाला जाता है तो ये है समेशन ऑफ आरएमआर ऑफ ईच बेड इनटू बेड थिकनेस इनटू थिकनेस ऑफ बेज। तो कहने का मतलब कि अगर रूफ में 2-3 रॉक टाइप्स है तो हर 2 मीटर या 2.5 मीटर के अंदर तो हर एक का अलग अलग आरएमआर निकालना होगा और फिर उस आरएमआर को कंबाइंड आरएमआर निकालना होगा और कंबाइंड आरएमआर जो फाइनल आता है उसके बाद हम लोग उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। आगे देखते कैसे एडजस्टमेंट होता है। ये देखिए यहाँ नीचे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, वही फ्लो चार्ट जो मैं प्रोसेस बता रहा था कि कैसे कैसे करना है। प्रोसीड्यूर फ्लो चार्ट फॉर डिराइविंग आरएमआर। यहाँ जैसे दिया हुआ है, डिवाइड द माइन इनटू एरिया ऑफ सिमिलर जियोलॉजिकल ऑब्लिक ग्रुप, कंट्रोल प्रॉब्लम, eliminate extreme cases, identify 5 parameters, identify rock units in roof, ये सब करना है। फिर रेटिंग्स जो है, स्ट्रक्चरल फीचर्स का रेटिंग 0 to 30 के बीच में है। लेयर थिकनेस का रेटिंग 0 to 25 है। स्लैग ड्यूरेबिलिटी, वेदरेबिलिटी का बोल रहा 0 to 20 के बीच में है। पॉइंट लोड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलेगा 0 to 15 के बीच में, इसका रेटिंग दिया हुआ है। और ग्राउंड वाटर सीपेज का 0 to 10 के। ये देखिए सब स्ट्रीम्स को जोड़िए, अगर 30, 25, 20, 15 और 10 ये 100 होता है। आरएमआर इक्वल टू ABCD, ये चारों को ऐड कर दीजिए, आरएमआर हो गया। अब आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट क्या है, आरएमआर को जरूरत के हिसाब से जो हम निकाले उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। पहले देखिए हम लोग घटाते किस केस में है, घटाते अगर डेप्थ जाता है, डेप्थ ज्यादा है तो उस समय हमारे को एडजस्टमेंट करना है। अगर लेटरल स्ट्रेस है वहां भी एडजस्टमेंट करना है 0 से 20% के बीच में। अगर इंड्यूस्ड स्टेट है वहां भी 0 to 30% के बीच में एडजस्ट करना है। एक्सट्रैक्शन मेथड यानी माइनिंग मेथड जो है उसमें भी प्लस 10% से लेकर -10% के बीच में एडजस्टमेंट होगा। और अगर गैलरी स्पेन ज्यादा है तो वहां भी 0 to 10% के बीच में एडजस्टमेंट होगा। आइए इस टेबल में देख लेते हैं क्या क्या कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए डेप्थ को जो बोल रहे थे, डेप्थ का जो एडजस्टमेंट है, डेप्थ अगर 250 से लेस देन 250 है कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 250 से 400 मीटर के बीच में है, आरएमआर जो भी आया उसमें 10% रिड्यूस कर देंगे। और अगर 400 से 600 मीटर है 20% रिड्यूस कर देंगे। और मोर देन अगर 600 मीटर है तो 30% रिड्यूस कर देंगे। उसी तरह जो है लेटरल स्ट्रेस के केस में भी स्मॉल मॉडरेट हाई दिया हुआ है, रिडक्शन का कितना परसेंटेज होगा वो दिया हुआ है। फिर इंड्यूस्ड स्ट्रेस कंडीशंस में ये सारा कितना रिडक्शन करना दिया हुआ है। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कंटिन्यूअस माइनर से अगर बिना ब्लास्टिंग का अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस माइनर का यूज कर रहे हैं तो उसमें आप आरएमआर देखिए यहाँ 10% हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोला था कि घटता भी है और बढ़ता भी है, तो यहाँ 10% इंक्रीज कर सकते हैं। अंडर कट एंड ब्लास्टिंग केस में वे नहीं घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। गैलरी स्पेंस अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो आपको रिड्यूस करना है 10 से 20% तक। तो ये सारा एडजस्टमेंट करना है।
उसके बाद हमारा जो फाइनल RMR जो आता है वो मान लीजिए कि आपका RMR 0 से 20 के बीच में आया तो वो आपका हो गया वेरी पुअर। फिर अगर 20 to 40 के बीच में आया वो हो जाएगा पुअर कैटेगरी का। 40 to 60 के बीच में आया वो हो गया फेयर कैटेगरी का। और 60 to 80 के बीच में आया वो गुड हो गया। और 80 to 100 के बीच में आएगा वो वेरी गुड हुआ। तो देखिए इतना सारा एक्सरसाइज हमको करना है किस चीज के लिए? सिर्फ ये RMR निकालने के लिए। क्या करना है? पांचों पैरामीटर्स निकालना है। पांचों पैरामीटर्स निकालने के बाद उसको सबको ऐड करना है, एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट करने के बाद जो आता है वो हमारा RMR निकालता है। अब देखिए RMR तो मैंने निकाल दिया, तो RMR निकालने के बाद मैं इस RMR को करूंगा क्या? RMR को तो यूज करना है। तो RMR का यूज होता है हमारा रॉक लोड निकालने के लिए। रॉक लोड यानी छत में जो लोड होता है वो 1 मीटर स्क्वायर में कितना रॉक का लोड है। मान लीजिए आप 100 मीटर वर्किंग कर रहे हैं तो उस 100 मीटर डेप्थ में जो आपने गैलरी बनाया उस गैलरी का जो छत है उस छत में 1 मीटर स्क्वायर छत में कितना लोड आ रहा है वही तो हमको निकालना है। और वो निकालने के बाद निकल जाएगा तो हम मतलब सपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटिक अपना डेवलप कर लेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला वो जो कमिटी सजेस्ट किया था उसमें ये है कि देखिए ये जो लिखा हुआ है लाइकली रॉक लोड इन टनी पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू स्पेन इन मीटर। स्पेन मीन्स गैलरी का स्पेन इनटू मीन रॉक डेंसिटी। रॉक का डेंसिटी क्या है? इनटू 1.7 माइनस 0.037 इन RMR प्लस 0.002 RMS स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करते हैं कि आपका रॉक का लोड निकालते हैं। रॉक का लोड निकालने के लिए देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल फॉर एप्लीकेशंस। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से। और यहाँ इसमें एग्जाम्पल्स में जो है लेयर थिकनेस आपका 6 सेंटीमीटर है जिसका वैल्यू 11 आया है। स्ट्रक्चरल फीचर जो है 2 जॉइंट सेट है 6 हुआ, इसका रेटिंग 17 है। वेदरेबिलिटी फर्स्ट साइकिल ऑफ स्लेग ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स टेस्ट का 89.7% 10% और रॉक स्ट्रेंथ 317 रेटिंग 7। ग्राउंड वाटर सीवेज ड्राई है रेटिंग 10। टोटल RMR 55 हुआ। 55 मतलब किस कैटेगरी में हो गया? दिस इज क्लासिफाइड एज फेयर रूफ। तो अब ये फेयर RMR 55 हुआ और वो 55 को पुट करके उस फार्मूला पर 55 को जब हम इस फार्मूला पर पुट करेंगे तो अब हमारा जो रॉक लोड निकल रहा वो 2.15 टनी पर मीटर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर मीटर का लोड में 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में हमारा 2.1 टनी पर मीटर स्क्वायर का लोड है। अब आप जनरली जानते हैं कि एक रूफ बोल्ट जो है आपको 6 से 8 टन का लोड जनरली कैरी कर लेता है। तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए कि आपका गैलरी का विड्थ जो है, गैलरी का विड्थ अगर 4 पॉइंट यहाँ नहीं सॉरी यहाँ गैलरी विड्थ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है द रूफ हाँ 3.6 मीटर है। तो 3.6 मीटर में कितना बोल्ट लगेगा? तो इसको मल्टीप्लाई करके 2.15 1 मीटर स्क्वायर है तो 3 पॉइंट टनी में आपका कितना होगा? मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके आपको निकाल लेना है और यहाँ आपको इसे यूज करना है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग RMR निकालेंगे और RMR निकालने के बाद उसको जो हमारा जो सजेस्टेड फॉर्मूला है कैसे यूज करके रॉक लोड निकालेंगे। रॉक लोड निकाल लेने के बाद हम ये अप्रोक्सीमेट हमको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारा 1 स्क्वायर मीटर रूफ में कितना लोड आ रहा। तो हमारा नंबर ऑफ बोल्ट्स इन ए रो इन 1 रो कितना नंबर ऑफ बोल्ट्स हम लगा सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि 2.5 मीटर पर टन स्क्वायर का लोड आ रहा था, 3.6 मीटर का ये था। तो यहाँ हम लोग जो मिनिमम जो है 3 रूफ बोल्ट्स यहाँ हम यूज कर सकते हैं इजीली। इस सर्कुलर को
हम लोग ने आज भली भांति देखा। आने वाले वीडियो में मैं आपसे अंडरग्राउंड सपोर्ट से संबंधित और सारे टॉपिक्स पर डिटेल्स में चर्चा करूंगा, डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए हमारे आने वाले वीडियो के साथ। थैंक यू।